बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन को स्टडी कर रहे थे। आज जिस शार्ट क्वेश्चन को हमने स्टडी करना है वो है 2.16। अगर आप पिछले शार्ट क्वेश्चन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप इन लिंक से पिछले शार्ट क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमने शार्ट क्वेश्चन नंबर 2.16 को स्टार्ट करते हैं। इस शार्ट क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है टू शिप एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड। वो कहता है हमारे पास दो शिप हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इक्वल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ। वो कहता है जो एक्स शेप है उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की जानिब है, बट ऑब्जर्वर ऑन वाई अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई लाइज अलोंग द नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन। अब एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वाई के अंदर, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि वो जो एक्स वाला शिप था वो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वाई ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर विल बी। तो कहता है कि जो ऑब्जर्वर वाई के अंदर बैठा हुआ है उसकी वजह से वो क्या डायरेक्शन ऑब्जर्व करेगा कि जो एक्स शिप है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो बच्चों, एक्चुअली जो शिप की जो डायरेक्शन है वो एक्स की जानिब है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन इंडिकेटर शो कर दिए हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक्चुअली जो शिप मूव कर रहा है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वी एक्स से। देखिए ऑब्जर्वर जो वाई के अंदर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व करता है जो शिप है वो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन, तो यहाँ हमने इसकी डायरेक्शन दिखा दी कि जो ऑब्जर्वर है वो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हमने बताना ये है कि एक्चुअली जो शिप है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बच्चों हमें वेलोसिटी गिवन है शुरू में, जिस नॉर्थ डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है तो उस वेलोसिटी को हमने वी एक्स का नाम दिया है। और जो अगर वाई डायरेक्शन में मूव करता है तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वी वाई। तो हम इनकी अब रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वी एक्स माइनस वी वाई। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वी एक्स वेलोसिटी है शिप एक्स की और वी वाई वेलोसिटी है शिप वाई की, क्योंकि दो शिप मूव कर रहे थे। अब वो कहता है वी एक्स माइनस वी वाई वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ शिप वाई, यानी वी एक्स की शिप वाई के साथ जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी उसको हम लिखेंगे वी एक्स माइनस वी वाई। तो बच्चों हम हेड एंड टेल रूल को यूज करते हैं। हेड एंड टेल रूल के मुताबिक हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है ओ ए, और जब ये मूव कर रहा था नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी से। तो दो वेक्टर आ गए, इनका रिजल्टेंट हमने ले लिया ओ बी। तो अब हेड एंड टेल रूल के मुताबिक हम इसको लिखेंगे ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। तो इसका रिजल्ट किस चीज के बराबर आ रहा है, ओ बी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमने इसको लिखा ओ ए, ये किस चीज के बराबर है, बी एक्स। ए बी का हमें मालूम नहीं है, ए बी को वैसे लिख दिया हमने। फिर हमारे पास आ रहा था ओ बी, तो ए ओ बी बच्चों आ रहा था वी एक्स माइनस वी वाई, तो ये आ गया वी एक्स माइनस वी वाई। तो हमने अब इसकी वैल्यूज पुट कर दी ओ ए, ओ आई इक्वल आ रहा था वी एक्स के। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, ए बी वैसे का वैसे आ गया, ओ बी को हमने लिख दिया वी एक्स माइनस वी वाई। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी इधर रहेगा, इस वी एक्स को इक्वेशन को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये यूं हो जाएगा वी एक्स माइनस वी आई माइनस वी एक्स। तो वी एक्स से वी एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस वी वाई। अब माइनस वी वाई आ गया, यानी ये वाली जो चीज है ये माइनस वी वाई के इक्वल आ गया। तो ये शो करेगा कि जो शिप एक्स था इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है ए बी के, यानी अपोजिट ऑफ ए बी से क्या मुराद है कि शिप इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा पॉजिटिव एक्स वाई वाई वी वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव किस डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो एक्चुअली जो बच्चों की शिप है वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। बच्चों इसके पार्ट बी को देखते हैं। देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टली फोर्स एफ एक्ट कर रही है। अब हमने ये बताना ये है कि उस पार्टिकल के ऊपर एक्चुअली कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ये हमारा पार्टिकल हो गया, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेंगे। उस रिएक्शन फोर्स को मैंने आर से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट
कर दिया है। तो हम वेट को दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करते हैं। एक वेट का ये कंपोनेंट आ गया, इसको mg cos थीटा कह दिया। ये वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, इसको mg sin थीटा कह दिया। सेम इस तरह फोर्स को हम आगे लेके जाते हैं। ये फोर्स इस फोर्स को आगे लेके गए तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट आ गए। ये फोर्स का कंपोनेंट आ गया F sin थीटा और ये कंपोनेंट आ गया F cos थीटा। अब बच्चों अगर आप गौर से देखें कि जो रिएक्शन फोर्स है R अपर डायरेक्शन में है, mg cos थीटा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F sin थीटा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को R F sin थीटा mg cos थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बाकी बच्चों को हमारे पास दो कंपोनेंट रह गए। एक तो हमारे पास रह गया F cos थीटा और दूसरा हमारे पास क्या रह गया इसमें mg sin थीटा। और mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो माइनस क्या आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये बच्चों इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो है 2.17 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। वो कहता है इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स हाउ वुड द अल्टर ऑफ a1 क्रॉस a2। यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 2.70। उसने कहा है कि हमारे पास a1 है और एक हमारे पास वेक्टर है a2। अब हमने क्या करना है a1 का भी रिवर्स लेना है और a2 का भी रिवर्स लेना है। देखो बच्चों जब हम a1 का रिवर्स लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा माइनस a1 के, और हम जब a2 का रिवर्स लेंगे तो बच्चों ये इक्वल आ जाएगा माइनस a2 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यानी हमने a1 क्रॉस a2 लेना है। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ रहा था माइनस a1 क्रॉस माइनस a2। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा a1 a2। तो हमने देखा कि जब हमने दोनों नेगेटिव वेक्टर लिए, दोनों के रिवर्स लिए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था। अल्टर का मतलब होता है चेंज। तो उसने पूछा था कि जब हम a1 का रिवर्स वेक्टर लें, a2 का भी रिवर्स वेक्टर लें, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या चेंज आएगा। हमने देखा जब हमने दोनों का रिवर्स वेक्टर लिया तो कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन। देखिए हमारे पास 2.19 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.18 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है नेम द 3 डिफरेंट कंडीशन दैट वुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0। हमने 3 डिफरेंट कंडीशन बतानी है a1 क्रॉस a2 किसके बराबर हो 0 के बराबर हो। तो 3 कंडीशंस बतानी है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन ये है अगर ये a1 क्रॉस a2 पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगे तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a1 क्रॉस a2, क्रॉस को खत्म करेंगे तो आ जाएगा a1 a2 sin थीटा साथ n यूनिट वेक्टर। अब जब पैरेलल है तो पैरेलल के लिए थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है तो यह आ जाएगा a1 a2 sin थीटा n यूनिट वेक्टर। अब थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है 0 डिग्री पुट करना है। तो sin 0 0 होगा तो ये रिजल्ट क्या आ गया 0। सेकंड कंडीशन है एंटी पैरेलल के लिए। अब एंटी पैरेलल के लिए स्टूडेंट जो थीटा होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें a1 क्रॉस a2, क्रॉस को खत्म करेंगे a1 a2 साइन अब क्या आ जाएगा साइन 180 के इक्वल आ जाएगा। तो साइन 180 भी 0 के इक्वल, तब भी रिजल्ट क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। बच्चों थर्ड कंडीशन देख लें a1 को 0 ले लें या फिर a2 को 0 ले लें तब भी इनका रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। जब a1 को 0 लेंगे तो 0 into a2 रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। और इसी तरह अगर हम a2 को 0 ले लेते हैं और a1 को वैसे रहने देते हैं तो हमारे पास तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो 3 कंडीशंस हमने प्रूव कर दी पैरेलल, एंटी पैरेलल या इन तीनों वेक्टर में से कोई एक भी अगर 0 के इक्वल है तो इनका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2.19। वो कहता है आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन। हमने फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट को डिफरेंस करना है और उसकी रीजन भी बतानी है बच्चों। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी
इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट नीदर नार मूविंग नार रोटेटिंग। वो कहता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ना वो मूव कर रही हो ना वो रोटेट कर रहे हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2.19 शार्प क्वेश्चन है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के मुताबिक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? हमने कहा था कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है, तब भी बॉडी किसके अंदर होती है? इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। और नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इफ कोप्लेनर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। वो कहता है कि हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन है और इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो क्या ये फोर बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। शार्ट क्वेश्चन नंबर 2.19 को स्टार्ट कर लेते हैं। जो शार्ट क्वेश्चन 2.19 में वो कह रहा है अ पिक्चर इज सस्पेंडेड बाय अ टू स्ट्रिंग। हमारे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर को दो स्ट्रिंग के साथ मैंने सस्पेंड कर दिया है। शो बाय द डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रिंग फॉर विच टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम। तो डायग्राम के जरिए हमने बताना है कि जब पिक्चर को सस्पेंड करें और उन रस्सियों के अंदर जो टेंशन है वो मिनिमम प्रोड्यूस हो। तो ये हमने पिक्चर ले ली, अब पिक्चर के साथ ही हमने दो रस्सियां बांध दी, इसको वॉल के साथ सस्पेंड कर दिया। अब टेंशन जो है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड और जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो हमें ये बताना है कि जब हमने इस पिक्चर को सस्पेंड किया हो इन रस्सियों के अंदर जो टेंशन है वो मिनिमम कब होगी। अब बच्चों देखो, जब हम सस्पेंड करेंगे तो वर्टिकली दोनों रस्सियों के अंदर, दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो प्रोड्यूस होगी अपवर्ड, जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड। अगर हम हॉरिजॉन्टली एक्ट करें तो ये इस साइड पे जो फोर्स एक्ट करेगी राइट की डायरेक्शन में, इस साइड पे फोर्स एक्ट करेगी लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी हॉरिजॉन्टली जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और पिक्चर इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। तो हमने बच्चों इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखेंगे सम ऑफ एक्स टी cos थीटा माइनस टी cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्यों किया? ये दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया? 0 के बराबर। बच्चों अब इसकी सेकंड कंडीशन देख लें। हमने पढ़ा था सम ऑफ एफ ऑफ वाई, उसका सम भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब आप देखें बच्चों, ये टेंशन भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा और वेट इसका एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू। किस चीज के इक्वल आ जाएगा जी? माइनस डब्ल्यू के क्या आ गया? ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया? कि दोनों टेंशन एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस, किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू और इज इक्वल टू क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया 0। तो 2t साइन थीटा, डब्ल्यू को इक्वेशन को साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। अब बच्चों आप इस इक्वेशन में देखें कि जो वेट है पिक्चर का वो कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। इसका मतलब है जो टेंशन है वो के फिर किस पे डिपेंड कर रही है? टेंशन डिपेंड कर रही है थीटा के ऊपर, और आप जानते हैं कि जो टेंशन है उसका साइन थीटा के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अब बच्चों जब थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा मैक्सिमम होगा तो जो टेंशन है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। अब आप बच्चों जानते हैं कि साइन थीटा अगर या साइन 90 हो तो साइन 90 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम आएगी, साइन 90 होगा, उस वक्त जो टेंशन है वो मिनिमम आएगी। तो यानी इन पिक्चर को हम जिन स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करेंगे वो कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वर्टिकली होनी चाहिए, यानी 90 का एंगल प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस वक्त जो टेंशन है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.20। तो 2.20 में वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है,
उस बॉडी का जो होल वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ये हमारे पास बॉडी है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। इस बॉडी का जो होल वेट है इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो क्या हमसे ये डिमांड कर रहा है, क्या ये बॉडी रोटेट कर रही है? तो कोई ऐसी बॉडी जिसका जो पूरे का पूरा वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा हो, तो क्या वो बॉडी रोटेट कर सकती है? तो नो, बॉडी कैन नॉट बी रोटेट। बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर सकती। क्यों रोटेट नहीं कर सकती? बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा था, टाइज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। अब बॉडी का होल वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या जिसको हम पिवटेड पॉइंट भी बोलते हैं, पिवटेड पॉइंट यानी वो पॉइंट जिस पे होल बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो, तो फिर ये जो मोमेंट आर्म है ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो टाइज इक्वल टू आ जाएगा जीरो क्रॉस एफ, और टाइज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। यानी बॉडी जो है रोटेट नहीं कर रही, क्योंकि मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो हो गई है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।